दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रसेस की। ट्रसेस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी है और स्ट्रक्चर एनालिसिस में सिविल इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप देखेंगे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैकेनिकल में भी और सिविल में भी। तो ट्रस एनालिसिस कैसे करते हैं, फोर्सेस कैसे निकालते हैं और ये मैकेनिज्म क्या है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस क्या हैं, जीरो फोर्स मेंबर्स आइडेंटिफाई विजुअली करना है तो कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम यह भी जानना चाहेंगे कि ट्रस में और जो रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम्स हैं उनमें अंतर क्या है, ट्रस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रस मेंबर्स बनते कैसे हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं और ट्रसेस का यूसेज क्या है, ट्रसेस के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो इन पे सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करें कि ट्रस और फ्रेम्स में अंतर क्या है। मैं जब फ्रेम कहूं तो रिजिड फ्रेम का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं वो रिजिड ज्वाइंटेड हैं, ट्रस मेंबर्स आर पिन ज्वाइंटेड। तो पहले हम देखते हैं कि पिन ज्वाइंटेड और रिजिड ज्वाइंटेड क्या है। ये देखिए, इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो ज्वाइंट है ये पिन ज्वाइंट है, राइट। ये ग्रीन कलर एक मेंबर है एंड द अनदर मेंबर इज द रेड कलर एंड एट दिस point there is a pin. ये pin jointed connection है and the advantage of this pin joint is that you can rotate both the members independently and there will be no reactive moment, right। इसी को अगर हम देखना चाहते हैं, आप यहां पर देखिए, this is the actual diagram of the containing two members jointed by a pin। ये pin है, यहां पर ये pin लगा हुआ है, right। ये pin है और इस pin को insert कर देते हैं। both members can independently rotate and this is a frictionless pin. It is assumed that there is no friction. To make it frictionless there has to be lubrication effect or there can be some other mechanism। अब हम दूसरे केस में आ जाते हैं। This was a pin jointed connection, this is a rigid jointed connection। vertical member, this is a column, right। यहां पर ये देख रहे हैं कॉलम है, ये कॉलम है और ये वर्टिकल देख रहे हैं ये बीम है। और बीम कॉलम ज्वाइंट either you joint through the welding or you joint through the riveting or bolting or some strong adhesive can be used for the jointing। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, जैसे ये वुड है, ये अलग अलग मेंबर्स हैं, दिस इज वन पोर्शन, दिस इज द सेकंड पोर्शन एंड बोथ आर ज्वाइंटेड बाय ए एडहेसिव और मे बी you can use Fevicol or you can make some glue or some strong adhesive and we can joint it। So this is a rigid joint, this is rigid joint and this is a pin joint। तो जब हम बात कर रहे थे अभी ट्रस और फ्रेम की, तो when I say truss is a also a pin jointed frame। मतलब बेसिकली है तो ये भी फ्रेम लेकिन ये पिन ज्वाइंटेड है, इसीलिए इसको ट्रस कहते हैं। ये रिजिड ज्वाइंटेड है। अगर ये रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम है तो इसको नॉर्मली फ्रेम कह दिया जाता है। तो आप ये समझ जाइए कि फर्स्ट डिफरेंस इज कि ट्रस इज कैरिंग द पिन ज्वाइंटेड कनेक्शंस and frame or rigid frame carry rigid jointed connections। different members are jointed by the pin। फिर ये these pin are frictionless। अगर frictionless होगा तो moment transfer नहीं होगा, it means bending moment will not develop। joints are welded, riveted और some adhesive is used। तो rigid joint में welded, riveted और some adhesive is used। फिर हम देखते हैं कि truss members are loaded at the ज्वाइंट्स ओनली। अगर पिन ज्वाइंट कनेक्शन से और सिर्फ ज्वाइंट पे लोड आएगा देन देयर विल बी ओनली एक्सियल फोर्सेस, no shear force and bending moment will develop in the truss members। But in case of the rigid frames loading can be general का मतलब ये होता है कि load is either applied at joints or applied at any intermediate point। it may be UDL, it may be UVL, it may be point load, it may be continuous load। तो general load कोई भी हो सकता है। as a result of the general loading members of the rigid frame can develop axial force, shear force and bending moment। लेकिन यहां पर ट्रस के केस में shear force and bending moment in each member must be 0। तो ये तभी होगा जब मेंबर्स फ्रिक्शनलेस ज्वाइंट से कनेक्टेड हो, मतलब हिंजेस से कनेक्टेड हो, राइट। और लोड सिर्फ ज्वाइंट पर अप्लाइड हो।
इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सेल्फ वेट ऑफ ईच मेंबर इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस, क्योंकि जब सेल्फ वेट लेंगे वो तो यूडीएल होता है, तो उस यूडीएल को नहीं कंसीडर करते। तो ये सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस का इफेक्ट देखते हैं या अप्लाइड लोडिंग का इफेक्ट देखते हैं, जिसकी वजह से शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं आता। यहां पर भी सेल्फ वेट एनालिसिस में नहीं लेते, अप्लाइड लोडिंग का इफेक्ट हम देखते हैं एक्सियल फोर्स शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में, बट प्रैक्टिकली सेल्फ वेट होता है, कुछ ना कुछ उसका सेल्फ वेट का इंपैक्ट होता है, राइट, बट वो अप्लाइड लोड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। अगर हम इसी को थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखते हैं, ये देखिए, पहले हम ट्रस की बात करते हैं, और ट्रस में जब हम बात करते हैं, यहां पर आप ऑब्जर्व करिए कि इस ट्रस में यहां पर लोड लगा हुआ है, दिस इज लोड पी, वर्टिकल लोड आपने लगाया, ये बॉटम कॉर्ड मेंबर्स हैं और ये टॉप कॉर्ड मेंबर्स हैं। बॉटम कॉर्ड मेंबर्स एंड टॉप कॉर्ड मेंबर्स में से अगर आप चेक करोगे, जैसे ही लोड पी लगेगा, what will be the effect on the bottom chord of the members? Bottom chord members will try to expand. तो ये इस vertical load की वजह से there will be expansion in the bottom chord members. जैसे ही expansion होगा, यहां पर tensile forces will develop. तो bottom chord member carry the tension forces. अब अगर bottom chord एक्सपेंशन में जाएगा तो टॉप मस्ट बी इन कंप्रेशन, तो टॉप मेंबर्स विल बी इन कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू दिस लोडिंग। हालांकि लोडिंग पर डिपेंड करेगा, कोई ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जनरली अगर इस तरह की लोडिंग है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं मेंबर, ये देखो, ये देखो, ये सभी, ये रेड कलर वाले मेंबर्स, दीज आर ऑल इन कंप्रेशन फोर्सेस, राइट। और जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं बॉटम कॉर्ड के मेंबर्स प्लस दीज इंक्लाइंड मेंबर्स, दे आर ऑल इन टेंशन। इस पर्टिकुलर लोड की वजह से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है। व्हाट आर दोज? एक आप इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इनमें जीरो फोर्स डेवलप हो रहा है। क्यों इनमें जीरो है? आप इससे जरूर कंफ्यूजन में हो रहा होगा। यहां पर जो भी अप्लाइड लोड है उसके वर्टिकल कंपोनेंट इसमें और इसमें आ गए और इस मेंबर में जीरो है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ थंब रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको मैं बाद में डील करूंगा कि विजुअल एग्जामिनेशन से सीधे देखते ही 1 सेकंड के अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाउ मेनी मेंबर्स कैरी जीरो फोर्सेस। इसका मैं अभी रूल आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में या फिर अगले वाली वीडियो में। आप इसी ट्रस को जरा दूसरे फॉर्मेट में देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे के सारे ज्वाइंट्स जितने भी है ये हिंज्ड ज्वाइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल आर हिंज्ड ज्वाइंट। सेकंड, अगर ट्रस लोडिंग ओनली एट ज्वाइंट करते हैं, जैसे ये आप ये लोडिंग देखिए, ये सिर्फ लोडिंग एट ज्वाइंट्स है, अगर सिर्फ लोडिंग एट ज्वाइंट्स आएगा दे विल कैरी दी एक्सियल फोर्सेस। अब ये एक्सियल टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, दिस कैन बी मेड एनालिसिस, राइट। नॉर्मली बॉटम मेंबर्स विल कैरी दी टेंशन एंड टॉप मेंबर्स विल कैरी दी कंप्रेशन, दिस इज इन जनरल बट इट डिपेंड्स ऑन दी लोडिंग। तो ये सभी एक्सियल फोर्सेस हैं। नन ऑफ दीज मेंबर्स कैरी शियर फोर्स एंड दी बेंडिंग मोमेंट। तो ये ट्रस का एक एडवांटेज है कि देयर इज नो शियर फोर्स एंड नो बेंडिंग मोमेंट इन एनी मेंबर प्रोवाइडेड कि loading is applied only at the joints and all members are pin connected। एंड वन मोर थिंग, हम जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस इन्वॉल्व हैं। उस एजम्पशंस में सबसे पहला एजम्पशन ये है कि सेल्फ वेट इज जीरो। सेकेंड एजम्पशन ये है कि लोड अप्लाइड इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो विद इन द हुक्स लॉ करेंगे। वी एज्यूम दैट कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस एंड लीनियर इलास्टिक, दैट इज व्हाई द हुक्स लॉ विल बी वैलिड। तो अंडर सर्टेन एजम्पशंस जैसे कि ऑल द हिंजेस आर फ्रिक्शनलेस एंड लोड इज एक्टिंग ओनली एट द जॉइंट्स। अब हम दूसरा बात करते हैं, हम जैसे बात कर रहे थे रिजिड फ्रेम्स की। रिजिड फ्रेम को जस्ट कंपैरिजन के लिए हमने पहले देखा कि कैसे कि हम वेल्डिंग करके, बोल्टिंग करके या एडहेसिव से या किसी ग्लू से फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल मेंबर है, दिस इज कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल दिस इज बीम, दिस इज कॉलम। बीम कॉलम ज्वाइंट करने के लिए यहां पर आप वेल्डिंग कर दीजिए। अगर दोनों मेटल है, स्टील है, आप आयरन मेंबर्स हैं तो वेल्डिंग कर सकते हैं, बोल्टिंग कर सकते हैं या फिर कुछ और एडहेसिव के थ्रू कर बना सकते हैं। सो दीज आर ज्वाइंटेड। दिस इज 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, इस तरह से अलग अलग फ्लोर्स पे आप ले जा सकते हैं। इसका अगर 3D व्यू देखते हैं रिजिड स्ट्रक्चर का तो कुछ इस तरह से है। यहां पर जब लोडिंग लगेगी तो यहां पर भी लोड हो सकता है और यहां पर भी लोड हो सकता है, इसमें यूडीएल हो सकता है एंड सो ऑन। तो अंडर दीज कंडीशंस every member may have shear force, bending moment and axial force. In fact, rigid jointed frames में
bending moment is a very prominent force, right? Shear force, bending moment are very prominent. Axial force उतने prominent नहीं होते. Trusses के केस में axial force is the only important force. Bending moment and shear forces are negligible और neglected, जीरो माने जाते हैं, right? तो यहां पर यह होता है. तो इसका एनालिसिस ऑलटुगेदर डिफरेंट है, इसका एनालिसिस ऑलटुगेदर डिफरेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन द एग्जाम ऑफ द गेट और इन द एग्जाम ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स, हम बात करेंगे ट्रसेस की, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं. इनको क्वेश्चंस को डायरेक्टली हैंडल करने के लिए आप कर सकते हैं. अब हम थोड़ा जाते हैं कि ट्रसेस में क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. तो ट्रसेस, व्हाई वी यूज द ट्रसेस इन ब्रिज और इन रूफ और इन पावर पाइलॉन्स, क्यों यूज करते हैं, उनके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रस मेंबर्स आर लाइट वेट. देखो, ट्रस अगर आप उतने ही स्पैन के लिए, उतने ही लोड को कैरी करने के लिए ट्रस की बजाय आप गर्डर यूज करो या बीम यूज करो, तो आपको बीम या गर्डर का जो साइज देना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, और उसका जो वेट होगा वो ट्रस के वेट से कई गुना ज्यादा होगा. इसलिए ट्रसेस आर प्रूव्ड टू बी चीपर एंड दे आर प्रूव्ड टू बी लाइटर, राइट. तो ये वेट इज लेस, हेंस कॉस्ट इफेक्टिव. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि अगर हम ट्रस को रिप्लेस करके, जैसे गर्डर आप यूज करना चाहें ट्रस की जगह पर, तो उस गर्डर का वेट भी ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा. तो गर्डर का सिंगल स्पैन के लिए अगर यूज करते हो तो उसका डिफ्लेक्शन, तो मैंने यहां पर आपको लिखा है ना, रिड्यूस्ड डिफ्लेक्शन इन द ट्रस. तो गर्डर की बजाय ट्रस में डिफ्लेक्शन कम होता है, इसलिए ट्रस मेंबर्स को प्रेफर करते हैं. दूसरा, ट्रसेस आर सुटेबल फॉर द लॉन्ग एंड हाई स्पैन्स. जब भी आप देखोगे ब्रिजेस के केस में या फिर रूफ के केस में, you go in the airports, you will find there are big spans and these or roofs are trussed, right? And जो गैराज है, वेयर हाउसिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, they all carry the more height and large span. For such things, truss structures are best suitable. They are cheaper, they are cost effective, right? Next is that easy to assemble and less time taking. Truss is being made from different members connected at the site through the hinges or pin. और ये जो असेंबलिंग वर्क है ये तो साइट पर हो जाएगा, बट इनका फैब्रिकेशन पार्ट, तो प्री फैब्रिकेशन हैपेंस इन द फैक्ट्री. तो आप इसके सारे मेंबर्स को फैक्ट्री पे आप प्री फैब्रिकेटेड बना लीजिए एंड यू ट्रांसपोर्ट एट दी साइट असेंबल कर लीजिए, तो बहुत कम समय लगेगा असेंबल करने में, लेस टाइम टेकिंग. सो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ द ट्रस. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ असेंबलिंग, डिसमेंटलिंग एंड रीयूज. ट्रस मेंबर्स आपने लगाए, ट्रस स्ट्रक्चर बनाया, भले ही ब्रिज बनाना है, रूफ बनाना है, कुछ भी है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो, और जब तक उसको यूज करना है आपने किया, वार लाइक सिचुएशन में आपने यूज किया और लगता है कि उसके बाद इसको हटा देना है, तो उसको डिसअसेंबल करके, उसको खोल करके आप ले आइए, एंड दोज मेंबर्स कैन बी रीयूज्ड एट सम अदर प्लेसेस, या फिर उनको रिसाइकिल कर सकते हैं. सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी टू असेंबल एंड डिसमेंटलिंग एंड रीयूज. तो डिसमेंटल करके आराम से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सुटेबल फॉर डायनेमिक लोडिंग एंड द थर्मल इफेक्ट काइंड ऑफ द कंडीशंस. डायनेमिक लोडिंग का मतलब है, जैसे आप ना देखो कि कोई ट्रेन पास कर रही हो किसी ब्रिज से, तो ट्रेन व्हेन इट पासेस इट प्रोड्यूसेस डायनेमिक लोडिंग, राइट. इसका मतलब है कि some members will be in tension and after some time the same members will come in compression. तो tensile and compressive loading is being observed in case of the dynamic loading. तो tension compression. तो ट्रस मेंबर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, क्योंकि ये मेटालिक मेंबर्स हैं और सिर्फ एक्सियल लोडिंग आ रही है. एक्सियल लोडिंग की वजह से एक्सियल टेंशन या एक्सियल कंप्रेशन फोर्स आ रहे हैं, तो डायनेमिक लोडिंग के लिए ट्रस मेंबर्स ठीक है. दूसरा, ट्रस के जो ज्वाइंट्स हैं वो पिन कनेक्टेड हैं. पिन हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट परमिट करते हैं, और उसके जो सपोर्ट होते हैं या तो हिंज होगा या रोलर सपोर्ट होगा. सो व्हेन देयर इज ए थर्मल चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, तो थर्मल चेंज की वजह से आप लिटिल बिट मूवमेंट इज अलाउड, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर द डायनेमिक लोडिंग एंड द थर्मल इफेक्ट. तो ये एडवांटेजेस हैं ट्रस मेंबर्स के. कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो इनके डिसएडवांटेजेस अगर हम देखना चाहते हैं तो ट्रस के डिसएडवांटेजेस क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ डिसएडवांटेजेस. सो रिक्वायर मोर स्पेस
स्पेस ट्रस आप देख रहे हैं, क्योंकि ट्रस का टॉप कॉर्ड है, बॉटम कॉर्ड है, फिर उनके ब्रेसिंग मेंबर्स हैं, तो इसकी डेप्थ काफी होती है, तो ये स्पेस ज्यादा मांगते हैं, राइट। तो रिक्वायर मोर स्पेस, पहला तो ये हो गया। सेकेंड, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों हायर मेंटेनेंस कॉस्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इसके जो पिन ज्वाइंट्स हैं वहां पर पिन लगे होते हैं, एंड ऑफन देयर इज ए चांस टू गेट लूज, या कोई निकल जाए या कोई इस तरह की, तो एक तो रेगुलर मेंटेनेंस देखनी होती है। दूसरा, ट्रस्ट में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा और रेगुलरली हमें पेंट वगैरह करना पड़ता है, तो वो मेंटेनेंस हमेशा हाई है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर देन दी इक्विवेलेंट गर्डर या रिजिड स्ट्रक्चर की बजाय। रिक्वायर इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन एंड स्किल्ड मैन पावर, राइट। स्किल्ड मैन पावर इसलिए चाहिए, और इंजीनियरिंग फैब्रिकेटर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिसाइज साइज में इनका फैब्रिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि अगर मेंबर की लेंथ जरा भी आपने बड़ी कर दी या फिर एक्चुअल साइज से जरा भी छोटी कर दी और फिर उसको आपने फोर्सफुली फिट किया फील्ड में, तो अगर फोर्सफुली फिट करोगे तो या तो एक्सपेंड करोगे या फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके फिर फिट करोगे। तो फोर्सफुली फिट करोगे तो ये मेंबर या तो स्ट्रेस करना पड़ेगा टेंशन में, या कंप्रेस करना पड़ेगा कंप्रेशन में, तो कुछ भी दोनों में से कुछ भी करोगे तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। बिना एक्सटर्नल लोडिंग के इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, और इस मेंबर की स्ट्रेस की वजह से बाकी के जो मेंबर्स हैं उनमें भी स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब कि फोर्स आ जाएगा। तो अगर डिफेक्टिव फैब्रिकेशन हो गया किसी भी एक मेंबर का या एक से अधिक मेंबर्स का ट्रस में, और फोर्सफुली उसको फील्ड में फिट कर दिया, तो उसकी वजह से ये सारे मेंबर्स में एक्सियल फोर्सेस डेवलप कर देगा। इसको कहते हैं लैक ऑफ फिट इफेक्ट। तो इसलिए ट्रस का फैब्रिकेशन बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि ट्रेसेस आर ज्योमेट्रिकली लेस स्टेबल। आई विल नॉट से कि अनस्टेबल है, लेस स्टेबल, क्योंकि जब भी पिन कनेक्शन होंगे तो उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, कभी विंड आएगा, डायनेमिक लोडिंग आएगी तो उनका मूवमेंट होता है। ट्रेसेस का हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, उससे कोई फेलियर नहीं होता। लेकिन ये स्टेबिलिटी, जैसे कोई विंड आ जाए या फिर कोई स्टॉर्म आ जाए, तो आप देखोगे कि ट्रस मेंबर्स कैन हैव लिटिल बिट मूवमेंट, बट दैट मे नॉट रिजल्ट टू द फाइनल फेलियर। बट अनस्टेबिलिटी या फिर लेस स्टेबिलिटी आप कह सकते हो कि वीक स्टेबिलिटी है ज्योमेट्रिकली। फाइनली, अगर आपको मल्टी स्टोरी बनानी है, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देन यू हैव टू गो फॉर द रिजिड फ्रेम्स, जैसे हमने अभी बात की थी, राइट। क्योंकि अगर आपने ट्रस बनाना शुरू किया तो आप देखो, अभी उसको मैं वापस लेकर के आता हूं, आप देखो अगर ट्रस बनाओगे तो ये इतनी हाइट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने बीम बनाया तो बस ये इतनी डेप्थ काफी है। और फ्लैब हो गया, या एट द लेवल ऑफ फ्लैब आपने कुछ बीम दे रखे हैं, गर्डर दे रखे हैं, स्टील स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सो दीज आर नॉट सुइटेबल, ट्रसेस आर नॉट सुइटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, राइट। दिस इज गुड फॉर द सिंगल स्पैन, बिग स्पैन, हाइट जहां ज्यादा चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए टाइप, प्रोजेक्शन जहां लेना है, फॉर दोज कंडीशंस ट्रसेस आर ओके। बट इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, सो नॉट सुटेबल फॉर द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रसेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम बात करते हैं ट्रस को यूज कहां करते हैं। सो बेसिकली देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ द ट्रसेस। एक आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा ब्रिजेज में, खास करके जो लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज होते हैं वहां पर रिवर के ऊपर हो सकते हैं, कई बार ओशियंस में भी कोई किसी पार्ट ऑफ सी में कनेक्ट करना है तो वहां पर हो सकता है। दूसरा आपने देखा होगा, ऑफनली यू हैव सीन इन दी रूफ, छतों का जो बनते हैं, खास करके जैसे एयरपोर्ट हो गया, गैराजेस हो गए, वेयर हाउसिंग हो गए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड दोज थिंग्स। थर्ड, पावर पाइलॉन्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, की जो टावर जो ट्रांसमिशन लाइन जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, उनके लिए जो बड़े बड़े टावर खड़े करते हैं, विच वी कॉल द पावर पाइलॉन्स, वो हो गया। फिर जो भी बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग मशीन्स हैं, जैसे कि क्रेन है या फिर इस तरह की मशीन है, उनके लिए हम यूज करते हैं। सो वी कैन सी कि व्हाट आर दीज। तो यूजेज ऑफ द ट्रसेस, सबसे पहले तो हो गया ब्रिज, एज आई टोल्ड यू, ब्रिज खास करके स्पैन एंड डायनामिक इफेक्ट। तो इस दूसरा हो गया रूफ, यहां पर हाइट हो गया जहां ज्यादा चाहिए और ज्यादा स्पैन चाहिए, मतलब लेंथ ज्यादा है, स्पैन एंड हाइट अधिक है, उसके लिए ये बेस्ट है ट्रस। तो देखो यहां पर आप देखोगे कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स में बहुत यूज होता है, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, जहां एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है, वहां पर एयरक्राफ्ट को अंदर ले जाने के लिए उस शेडेड पोर्शन में
ट्रस स्ट्रक्चर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा हाइट भी देनी है और ज्यादा स्पैन भी देना है। तो एयरक्राफ्ट हैंगर्स हो गए। स्पोर्ट स्टेडियम आजकल जो बन रहे हैं उनमें जो सीटिंग कैपेसिटी दी जाती है, ऊपर से कवर किया जाता है, पॉली मटेरियल की सीट लगा देते हैं और स्ट्रक्चर को ट्रस्ड कर देते हैं। तो ट्रस स्ट्रक्चर्स आर गुड फॉर दी स्पोर्ट स्टेडियम्स। ऑडिटोरियम में भी हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में बहुत कॉमनली यूज होता है ट्रस, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है, कॉस्ट कम होती है और स्पैन ज्यादा होता है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। और गराजेस में भी यूज किया जाता है, वेयर हाउसिंग में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये सभी लॉन्ग स्पैन और मोर हाइट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम तीसरी बात कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दिस इज पावर पाइलॉन्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर्स। तो इसको भी हम देखेंगे, पावर पाइलॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर्स एंड क्रेन या फिर अदर वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स जहां पर हम यूज करते हैं। मैं इनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यहां पर दिखाता हूं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इस केस में आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली ए काइंड ऑफ, यहां पर देखिए कि ये है ब्रिज, बेसिकली दिस इज ब्रिज, राइट। तो ब्रिज में ट्रस यूज किया हुआ है, तो ये ट्रस्ड ब्रिज है। लेकिन इस ब्रिज में एक खास बात चेक करिए, ये पोर्शन ब्रिज का, दिस वन इज गर्डर ब्रिज, ये गर्डर पे बना हुआ है, ये स्टील गर्डर हो या कंक्रीट गर्डर हो, इट इज ए गर्डर ब्रिज। लेकिन यहां से लेकर के और यहां तक ये ट्रस ब्रिज है, दिस इज द ट्रस्ड पोर्शन। अब यहां गर्डर ब्रिज क्यों दिया है, इसके बाद फिर गर्डर ब्रिज क्यों दिया है और बीच में ट्रस ब्रिज क्यों दिया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखिए, अगर आप जरा इसको ऑब्जर्व करोगे, आप इस स्पैन को देखिए, इफ दिस कलर इज नॉट दैट ब्राइट, आई कैन टेक सम ब्राइट कलर हियर लाइक दिस। तो आप जरा इसको देखिए, ये स्पैन अधिक है, ये स्पैन भी अधिक है, राइट। लेकिन आप इधर के स्पैन को चेक करिए, ये छोटा स्पैन है, दिस इज अगेन दीज आर स्मॉल स्पैन। तो छोटे स्पैन के लिए हमें ट्रस की जरूरत नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द गर्डर। That is what I told you कि trusses are usable and suitable for a longer span and greater height. Longer span क्यों चाहिए? हो सकता है कि इस ब्रिज के नीचे से आपको शिप क्रॉस करनी हो, राइट, जिसमें भी कि यहां से शिप क्रॉस करनी है, जिसके स्पेस ज्यादा चाहिए, हाइट ज्यादा चाहिए, तो आप यहां पर इस तरह से दे सकते हैं ट्रस। ये सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स का एयर टर्मिनल है और इस एयर टर्मिनल को आप देखिए, ये पूरा का पूरा ट्रस स्ट्रक्चर है, ये पूरा ट्रस स्ट्रक्चर है और इस ट्रस स्ट्रक्चर में काफी हैवी प्रोजेक्शंस हैं, काफी अच्छी हाइट है एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द रूफ ट्रस। और ये हो गया ब्रिज ट्रस, ये हो गया रूफ ट्रस का एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं पावर पाइलॉन्स पे। तो हम पावर पाइलॉन्स की बात की थी हमने, तो ये है पावर पाइलॉन्स, राइट। पावर पाइलॉन्स आर ऑफन यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत हाई टेंशन वायर से इसमें यूज होते हैं और अच्छी स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, कभी विंड भी आ जाए, स्टॉर्म भी आ जाए, उसके लिए भी, अदरवाइज इसका अपना एक टेंसाइल लोड है, लिटरल इफेक्ट ना डिस्टर्ब हो। तो ट्रस मेंबर्स आर बीइंग यूज्ड। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली जब हम एनालिसिस करते हैं तो ज्वाइंट्स को हम हिंज मान लेते हैं, बट प्रैक्टिकली कई बार हिंज नहीं होते हैं, वो उसमें रिवेटिंग भी कर देते हैं। ये है फोर्थ कैटेगरी जिसको हम क्रेन कह रहे थे या फिर जो वेट लिफ्टिंग मशीन्स हैं। तो आप इसमें देखोगे कि ये इतना स्पैन बहुत ज्यादा है और इसमें ग्लाइडर होता है, ये इसमें ये वेट लिफ्टिंग पार्ट है, इसका मूव करता है, मशीन को लिफ्ट करना है, गर्डर बड़े बड़े लिफ्ट करने के लिए कहीं पर रखना है या उसको लोड अनलोड करना है। अगर आप इसकी जगह इतने ही स्ट्रेंथ का आप गर्डर लगाना चाहें, बीम, तो उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी, उसका टोटल वेट इससे कई गुना ज्यादा होगा एंड डिफ्लेक्शन विल बी हाई। दैट इज वाई द ट्रसेस आर सुटेबल for the long span. It will reduce not only weight but also cost and also the deflection. तो ये हो गया crane. So these are the uses of the, ये 4 prominent type of the uses हैं। वैसे तो trusses small scale पर भी यूज होते हैं, right, wood के भी यूज होते हैं। Now ट्रसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस देखते हैं। तो वैसे तो ट्रसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेंटर, जिसने उस ट्रस का इन्वेंशन किया या उसका जो शेप है, जैसे किसी का शेप है सीजर टाइप तो उसको सीजर ट्रस बोल सकते हैं, प्रैट ट्रस, होप ट्रस, वारेन ट्रस। तो दीज आर बेस्ड ऑन देयर नेम और शेप। दूसरा है ज्योमेट्री, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो
तो फॉर्मेशन की बेसिस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोप्लेनर ट्रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो ये 3 मेन टाइप ऑफ दी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। वन इज सिंपल ट्रस, सेकंड इज द कंपाउंड ट्रस, दिस इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है या फिर टाइप ऑफ द ट्रसेस है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ इन्वेंटर एंड ऑल्सो ऑन द नेम ऑफ दिस। तो जो दूसरा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम इस पे आएंगे क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहां पर आप देखिए, ये देखिए, ये एक ट्रस है, ये ब्रिज ट्रस है, और इस ब्रिज ट्रस में अगर आप देखोगे तो ये है प्रैट ट्रस, प्रैट, इसका नाम है प्रैट ट्रस, राइट। ये है होब ट्रस, सेकेंड वन। थर्ड इज वारेन ट्रस। तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल हु हैव इन्वेंटेड। आप इसको देखिए, ये के ट्रस है, इसके सभी शेप ये देखो, ये के टाइप है, ये देखो ये के टाइप है, ये कोई भी आप देख लो, ये रिवर्स के, तो ये के ट्रस है, राइट। इसी तरह से ये पार्कर है, इसके इंक्लाइंड थोड़ा सा आर्च शेप्ड है, बट ये मेंबर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल। अब आप देखो यहां पर आइडियली तो हिंज होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कभी कभी स्टेबिलिटी के लिए हिंज की बजाय इनको रिवेटेड भी करते हैं, बट प्रैक्टिकली जो हम एनालिसिस जो करने जा रहे हैं उसमें हिंज कंसीडर करेंगे, राइट। अब आप देखो टाइप ऑफ द रूफ ट्रसेस में, जैसे ये क्वीन पोस्ट है, ये किंग पोस्ट है, ये हैमर बीम है, ये सीजर, सीजर की तरह, जैसे सीजर होता है सीजर की तरह, राइट। ये सीजर ट्रस हो गया, फिंक ट्रस हो गया, तो फैन ट्रस हो गया। तो ये जो ट्रसेस के नाम है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर शेप और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेंटर। तो हम यहां पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, एंडलेस हैं, एंड इट मे नॉट बी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रस ऑफ दिस इन द एग्जाम। एग्जाम में अगर आएगा तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पूछा जाएगा, क्योंकि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें भी जो सिंपल ट्रस है दैट इज इन द सिलेबस। तो हम वापस चलते हैं, हम अपने सिंपल ट्रसेस की बात करते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन या ज्योमेट्री, एंड दैट इज कॉल्ड 3 सिंपल ट्रस, कंपाउंड ट्रस, कॉम्प्लेक्स ट्रस। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं कि सिंपल ट्रस क्या है, राइट। सिंपल ट्रस अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहां पर, तो सिंपल जैसा कि नाम है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस इज ए ट्रायंगल। अगर हम एक कोई ट्रायंगल बना दें और उसके सारे जॉइंट्स को हिंज कर दें, पिन कनेक्टेड कर दें, और इसको हम सपोर्ट कर दें, एक हिंज कर दीजिए और एक को रोलर कर दीजिए, तो दिस इज द मोस्ट सिंपल ट्रस। इसको कहते हैं सिंपलेस्ट ट्रस। इससे ज्यादा सिंपल ट्रस हो नहीं सकता, सिंपलेस्ट ट्रस है ये। सिंपलेस्ट ट्रस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए सिंपल ट्रस, सिंपल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से बना है। अब अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते जाइए, आपको इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स, 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स एंड ए ज्वाइंट, एंड ए ज्वाइंट। इतना आप ऐड करते जाइए, एंड 1 ज्वाइंट कर दीजिए या ए ज्वाइंट, मतलब 1 ज्वाइंट इसको। तो दिस इज कीप ऑन एडिंग 2 एंड दिस 1 ज्वाइंट, तो इसको एक ज्वाइंट ऐड करते जाइए। अब मैं आपको यहां पर ऐड करके दिखाता हूं, यहीं पर आपको ऐड करके दिखाता हूं, इसको हटा देता हूं। देखिए इतना अगर आप ऐड कर देंगे तो आप एक नया इसी में ट्रेस को, सिंपल ट्रेस को और बढ़ा देंगे। अब एक मेंबर मान लीजिए कि मैं ये ले लूं, और दूसरा मेंबर मान लीजिए मैं ये ले लूं, और यहां पर एक ज्वाइंट दे दूं, हिंज ज्वाइंट, राइट। तो ये 2 non collinear members, one is this, second is this is one member, this is the second member, and these are non collinear। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, non collinear members and one joint, this is the joint। तो A B C was initially, अब आपने D joint ऐड कर दिया, तो आपने सिंपल ट्रेस को और बड़ा कर दिया। अब सिंपल ट्रेस को आपको और बड़ा करना है, तो हम और बड़ा कर देते हैं। क्या करेंगे, फिर हम ऐड कर देते हैं हाउ मेनी मेंबर्स, 2 मेंबर्स, राइट। अब यहां पर मैं आपको 2 मोर मेंबर्स ऐड करके दिखाता हूं। आई कैन ऐड 1 एंड आई कैन ऐड सेकेंड, फिर यहां पर हम एक ज्वाइंट ऐड कर दीजिए, तो अगेन 1 मेंबर, अगेन सेकेंड मेंबर, एंड थर्ड इज नथिंग बट ज्वाइंट। सो कीप ऑन एडिंग 2 मेंबर्स, 1 ज्वाइंट, 2 मेंबर। आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं और अच्छा इसको कुछ शेप देना चाहते हैं, सिमेट्रिकली कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप इसको एक वर्टिकल मेंबर यहां दे दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दे दीजिए, और फिर आप एक यहां पर ज्वाइंट दे दीजिए। तो आप कितने भी मेंबर्स ऐड करते जाएंगे, सिंपल ट्रेस बनता जाएगा, राइट। इस तरह के सिंपल ट्रेस को हम कहते हैं
दिस इज ट्राइंगुलर सिंपल ट्रस, इसमें सारे मेंबर्स ट्राइंगुलर, सारे पैनल्स इसमें ट्राइंगुलर आ रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी ट्राइंगुलर हो, ऐसा भी हो सकता है कि नॉन ट्राइंगुलर शेप भी हम बना दें। अब मैं आपको नॉन ट्राइंगुलर शेप को बना करके दिखाता हूं, राइट। एक तो ये हो गया ट्राइंगुलर और इसमें इसी के बगल में एक नॉन ट्राइंगुलर बनाता हूं। तो पहले तो हम सिंपलेस्ट ट्रस बनाते हैं। सिंपलेस्ट ट्रस में क्या चाहिए? व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस सिंपलेस्ट ट्रस? 3 मेंबर्स एंड 2 ऑफ देम आर मतलब ऑल दीज आर 3, 1, 2 एंड 3। मैंने ये ले लिया, ये देखो, ये तीनों मेंबर्स मैंने ले लिए, ये बन गया आपका सिंपलेस्ट ट्रस। अब इस सिंपलेस्ट ट्रस में हमें और मेंबर्स ऐड करने हैं, तो अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर यहां पे ऐड कर दूं, अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से ऐड करता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर एक मेंबर ऐड कर दिया। अब एक मेंबर से तो काम चलेगा नहीं, राइट, तो मुझे एक मेंबर और ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने एक मेंबर और कर दिया। अगर 2 नॉन पैरेलल और एक ज्वाइंट ऐड किया तो अभी भी क्या है? ये बताएं, अभी भी क्या है? ये अभी भी ये सिंपल ट्रस है। अब मैं अगर इसी में 2 मेंबर और ऐड कर दूं, राइट, फिर मैं 2 मेंबर और एक ज्वाइंट और ऐड कर देता हूं, तो एक मेंबर ये मैंने ये किया और एक मेंबर ये किया और इन दोनों को यहां पे ज्वाइंट कर दिया, तो अभी भी ये सिंपल ट्रस रहेगा। यस। अब आप देखो, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, बट ये ट्राइंगल नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल ट्रस कंटेन्स ऑल मेंबर्स ट्राइंगल। इस केस में ट्राइंगुलर थे सभी, ऑल, नॉट ऑल मेंबर्स, ऑल पोर्शंस ट्राइंगुलर, तो दिस इज नॉट नेसेसरी, बट ये भी सिंपल ट्रस है। अब इसके कोई ना कोई सपोर्ट देना जरूरी है। आप इसको यहां पर हिंज कर दीजिए, इसको रोलर कर दीजिए, एंड दिस इज नथिंग बट ए सिंपल ट्रस। तो ये भी सिंपल ट्रस है। आप सिंपली आप याद रखिए, सिंपल ट्रस को अगर डिफाइन करना है तो सिंपल ट्रस इज फॉर्म्ड बाय ए triangular formation in the beginning. So single triangle with the 3 joints and 3 members. Then keep on adding 2 non-collinear members and 1 joint. बस इतना याद रखना है कि जब भी 2 ऐड करेंगे, आप देखो इन दोनों को, ये नॉन कोलिनियर है, ये ज्वाइंट हो गया, इन दोनों को नॉन कोलिनियर है, ये ज्वाइंट हो गया, ये नॉन कोलिनियर, ये ज्वाइंट। इस केस में भी व्हाइट एक साथ ऐड किए, ये ज्वाइंट किया, फिर येलो एक साथ ऐड किए, ये ज्वाइंट किया, और इनिशियली जो पहला होता है उसमें तो 3 मेंबर चाहिए क्योंकि ये बेसिक जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ होता है ट्रस का, वो ये है ही है। सो दिस इज कॉल्ड दी सिंपल ट्रस। तो सिंपल ट्रसेस आर इन अवर सिलेबस, राइट। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ट्रसेस हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट स्टेबल ट्रस इज ए ट्राइंगल, सिंपलेस्ट फॉर्म। और उसके बाद तो फिर आप 2 मेंबर, एक ज्वाइंट, फिर 2 मेंबर, फिर एक ज्वाइंट, बट रिमेंबर मेंबर शुड नॉट बी कोलिनियर, राइट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड ट्रस की। तो दूसरा है कंपाउंड ट्रस, राइट। कंपाउंड ट्रस में और सिंपल ट्रस में क्या फर्क है? देखो, कंपाउंड ट्रस इज बीइंग मेड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 सिंपल ट्रसेस। अगर आपने 2 सिंपल ट्रस लिए और किसी एक्स्ट्रा मेंबर से उसको ज्वाइंट कर दिया, या मोर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर से उसको ज्वाइंट कर दिया, तो वो कंपाउंड ट्रस बन जाएगा, राइट। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कंपाउंड ट्रस, राइट। सो दिस इज मेड ऑफ, इसको सिंपल याद रखिए, मेड ऑफ 2 और मोर सिंपल ट्रसेस, राइट। सिंपल ट्रसेस, ज्वाइंटेड या ज्वाइंटेड विद एक्स्ट्रा मेंबर्स। एक्स्ट्रा मेंबर्स आना जरूरी है इसमें, राइट। तो इस एक्स्ट्रा मेंबर्स की वजह से एक हो सकता है, 2 मेंबर, 3 मेंबर, और मे बी मोर नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड। तो हम अब यहां पर अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड ट्रस। एग्जाम्पल में मैं आपको एक, जैसे ये मैंने सिंपल ट्रस लिया, आई होप यू रिकॉग्नाइज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए ट्रस, राइट। ये हिंज है और ये रोलर है, राइट, नो इश्यू। और ये भी हिंज है। अगर इसके अंदर एक और मैं सिंपल ट्रस ले लूं, ये भी तो सिंपल ट्रस है, राइट और नॉट? दिस इज ऑल्सो ए सिंपल ट्रस। अगर हम इन दोनों सिंपल ट्रस को ज्वाइंट कर दें, राइट, आई वॉन्ट टू ज्वाइंट इट, तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां से जोड़ दिया, यहां से जोड़ दिया और यहां से जोड़ दिया। ये मैंने इस 2 सिंपल ट्रस है, देखो दोनों जो येलो कलर से दिखा रखे हैं, ये दोनों सिंपल ट्रस है। ये प्राइमरी सिंपल ट्रस है, दिस इज प्राइमरी सिंपल ट्रस,
राइट। और ये है सेकेंडरी सिंपल ट्रस, सेकेंडरी सिंपल ट्रस, सिंपल ट्रस, ये दोनों सिंपल ट्रस थे और ये ऑल टुगेदर इट इज ए कंपाउंड ट्रस। दिस इज बेसिकली एज ए होल इट इज ए कंपाउंड ट्रस। अब कंपाउंड ट्रस फॉर्म करने के लिए आपको ये मेंबर और ये मेंबर एक्स्ट्रा चाहिए, तो दोनों ट्रसेस को ज्वाइंट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स की जरूरत पड़ी। इसको आप कंपाउंड ट्रस कह सकते हैं। इसको आप ना रोटेट भी कर सकते थे, राइट। जैसे मैं इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके बता दूं, देखो इसी को हम ना रोटेट कर सकते हैं। कैसे रोटेट कर सकते हैं मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इसी को मैं मान लीजिए कि ऐसा बना देता हूं, क्लियर। ये देखो और ये सेकेंडरी हो गया और वो प्राइमरी हो गया, और हम यहां पर इनको ऐड कर देते हैं। इसको यहां से कर दीजिए, इसको यहां से कर दीजिए और इसको यहां से कर दीजिए, तो ये भी कंपाउंड ट्रस है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का शेप देना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड ट्रस। आप दो बड़े सिंपल ट्रस लेकर के भी उनको ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर। आई कैन मेक द वन मोर एग्जांपल। आई हैव टेकन अ पार्ट ऑफ द सिंपल ट्रस and in this simple truss I can add the members। देखो तो इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ऐसे देखो 1 2 3, ये पहला फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। फिर हमने दो मेंबर्स ऐड किए और एक ज्वाइंट ये कर दिया, ये एक सिंपल ट्रस है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम ऐसा ही लेते हैं कि यहां से इसको इस तरह से ऐड कर देते हैं, राइट। दिस इज अगेन लाइक दिस। अब आप यहां देखिए, ये एक ट्राइंगल है, दिस वन, ये बेसिक सिंपल ट्रस हो गया। फिर हमने ये मेंबर और ये मेंबर ऐड कर दिए इस जॉइंट पर, तो ये भी सिंपल ट्रस हो गया। अब ये दो सिंपल ट्रसेस हैं, इनको हमें ज्वाइंट करना है, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए एक मेंबर की आपको जरूरत है और वो मेंबर आप यहां पर लगा दीजिए, राइट। तो अब ये क्या बन गया, दो सिंपल ट्रस। अब देखो एक सिंपल ट्रस ये है लेफ्ट वाला, दूसरा सिंपल ट्रस है ये राइट वाला, और इन दोनों सिंपल ट्रसेस से मिलकर के ये बना है कंपाउंड ट्रस। इसमें दो सपोर्ट मिनिमम चाहिए और एक को हिंज एक को रोलर अगर आप दोगे तो ये डिटर्मिनेट होगा। सो दिस इज ए कंपाउंड ट्रस। तो कंपाउंड ट्रसेस आर बीइंग मेड फ्रॉम टू सिंपल ट्रस, राइट। टू हो या मोर देन टू हो, सिंपल ट्रसेस ज्वाइंट करके एडिशनल मेंबर यहां पर आएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रस। तो कॉम्प्लेक्स ट्रस को अगर आपको देखना है तो वी कैन सी द कॉम्प्लेक्स ट्रस हियर। आप यहां पर आइए, कॉम्प्लेक्स ट्रस, राइट। जैसा कि इसका नाम है, इट इज द सेम थिंग कि इफ ए ट्रस इज नाइदर सिंपल नॉर कंपाउंड देन दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ट्रस। सो नाइदर सिंपल नॉर कंपाउंड, तो अगर नाइदर सिंपल नॉर कंपाउंड होगा देन इट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रस। तो आप इसको जरा चेक करिए कि पॉलीगोनल अगर कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह का कोई पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है ट्रस का, एंड दिस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर हैविंग दिस काइंड ऑफ द सपोर्ट हियर, दिस इज ए सपोर्ट, और इसको हम अगर इस तरह से, ये सारे हिंज पॉइंट हैं, इस तरह से और इस तरह से अगर कनेक्ट कर दें तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रस। कॉम्प्लेक्स, यहां पर ये मेंबर्स का इस तरह का क्रॉसिंग दिखाई देगा। दे मे नॉट बी कनेक्टेड हियर बट दे विल क्रॉस ईच अदर, जबकि सिंपल ट्रस में इस तरह की क्रॉसिंग नहीं होती है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स ट्रस नॉर्मली इज नॉट इन आवर सिलेबस, कंपाउंड ट्रस इज रेयरली पार्ट, अदरवाइज सिंपल ट्रसेस आर मोस्टली इन आवर सिलेबस। तो हमें इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल याद रखिए कि इफ ट्रस इज नाइदर सिंपल नॉर कंपाउंड इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स ट्रस, इट विल हैव ए पॉलीगोनल टाइप ऑफ द फ्रेमवर्क, राइट। तो पॉलीगोनल फ्रेमवर्क किसी भी शेप का हो सकता है। आप अगर इसको रेक्टेंगुलर देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि देयर कैन बी दिस, यहां पर लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए, दिस यू कैन मेक द फ्रेमवर्क। यहां पर आप हिंज कर दीजिए, इसको यहां पर रोलर कर दीजिए, एंड देन यू कैन फॉर्म दिस वन, यू कैन फॉर्म दिस एंड यू कैन फॉर्म दिस लाइक दिस। तो ये सभी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रसेस हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रस एनालिसिस इज डिफिकल्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स काफी ज्यादा होते हैं किसी एक ज्वाइंट पर, और मेथड ऑफ ज्वाइंट से भी उसको डिफिकल्ट हो जाता है। दीज बिकम द इंटरनली रिडंडेंट
तो वी विल डील विद दैट, अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं, वी विल डील विद दैट. So now let us come back. We can again go back to the we have seen the type of the simple, compound and complex. अब हम बात करते हैं ट्रस्ट के एनालिसिस की. लेकिन ट्रस्ट के एनालिसिस में जाने के पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि what is basically the stability of trusses. अगर आपको समझ में आ गया, then you will be able to analyze. तो stability of trust. हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी. एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर या ट्रस एज ए होल. पूरा ट्रस अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर सकता है या रोटेट कर सकता है तो वो एक्सटर्नली अनस्टेबल है. राइट, आपने बहुत सारे इस तरह के देखे होंगे जिनमें व्हील लगे रहते हैं. पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर ही मूव करा सकते हैं, आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. दोनों रोलर हैं, तो अगर दोनों रोलर हैं तो ये अनस्टेबल होगा. वी कैन मूव इट आइदर विंड से, अर्थक्वेक से, एक्सटर्नल फोर्स से, कैसे भी करके मूव कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको मूव नहीं करा सकते. आप देखेंगे जो नॉर्मली यूज होते हैं ब्रिजेज में या, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है तो इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी एज ए होल. राइट, बॉडी एज ए होल अगर आप लोगों को चेक करना है तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा बॉडी एज ए होल. तो स्टेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो कैसे, अभी हम पहले इसकी बात करते हैं फिर इसकी बात करेंगे. राइट, सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी. एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखा करके या इस तरह से आपको बता करके आपको एक्सप्लेन करता हूं. राइट, ये ट्रस है और इस ट्रस में अगर कोई दोनों रोलर हो, राइट, बोथ आर दी रोलर, तो जैसे ही आप कोई लोड लगाएंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल लोड, इफ दीज रोलर आर दी फ्रिक्शनलेस दिस विल मूव एज ए होल. तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोकना है तो आपको ये रोलर हटा करके यहां पर आपको हिंज करना पड़ेगा, विच कैन प्रोवाइड दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. अगर आपने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया तो देयर विल बी ए रिएक्शन हियर, देयर विल बी वन पॉसिबल रिएक्शन हियर, देयर विल बी वन पॉसिबल रिएक्शन हियर. राइट, अब ये अप एंड डाउन होगा, वो दैट विल डिपेंड ऑन द लोडिंग. सो इफ द लोड इज अप्लाइड हियर R1, R2, R3, ये तीन रिएक्शंस को जरा आप चेक करिए. R3, राइट, दीज R1, R2, R3, दिस P will try to move, R1 will try to resist, and if there is a downward movement R2 will resist, if there is a rotational movement R3 will resist. तो अगर एक्सटर्नली स्टेबल चाहिए किसी बॉडी को, ना तो वो रोटेट हो, ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, ना वर्टिकल मूवमेंट हो. कितने तरह के मूवमेंट रोकना है? तीन. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, रोटेशनल. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द टू डायमेंशनल मींस प्लेन स्ट्रक्चर, 3D की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहां पर तीन मिनिमम रिएक्शंस चाहिए. अब ये फॉर दिस मिनिमम कितने रिएक्शंस चाहिए? 3 रिएक्शंस आर नीडेड. एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम. 3 रिएक्शंस आर नीडेड. और ये मिनिमम 3 रिएक्शंस, दीज शुड हैव 3 कंडीशंस. क्या? एक तो नॉन ट्राइवियल, दूसरी कंडीशन नॉन पैरेलल, तीसरी कंडीशन नॉन कंकरेंट. अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इज 3. तीनों रिएक्शंस नॉन ट्राइवियल का मतलब है कि द रिएक्शंस शुड हैव द सफिशिएंट वैल्यू. जब कोई फोर्स लगे तो द रिएक्शन डेवलप्ड शुड हैव द सफिशिएंट वैल्यू टू प्रिवेंट दैट मूवमेंट. राइट. दूसरा नॉन पैरेलल. तो ये तीनों रिएक्शन पैरेलल ना हो. हाँ, 2 पैरेलल होंगे, एक नॉन पैरेलल चलेगा, बट ऑल शुड नॉट बी पैरेलल.
एंड ऑल शुड नॉट बी कंकरेंट। अब देखो दो ये कंकरेंट है, दिस वन एंड दिस वन, बट थर्ड इज नॉट कंकरेंट, तो ये ठीक है, स्टेबल है। लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें, अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि 3 है लेकिन तीनों में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो इसको अनस्टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई कैन चेंज दिस। देखो आप यहां पर देखो कि मैं इसको हटाया, मैंने इसको हटा दिया, अभी ये जैसे लोड है, और यहां पर मैंने 3 रिएक्शंस दिए, लेकिन ये 3 रिएक्शंस रोलर है। आप देखो ये रोलर है, ये रोलर है एंड ये रोलर है। यहां R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब आप देखिए R1, R2, R3 नंबर ऑफ रिएक्शंस तो 3 हैं, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है नॉन पैरेलल, ये फुलफिल नहीं है। तो अगर यहां हॉरिजॉन्टल लोड लगाते हैं, दिस विल मूव, क्योंकि ऑल 3 रिएक्शंस आर पैरेलल। इसलिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए नॉन पैरेलल रिएक्शंस चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, दिस इज अनस्टेबल, राइट, दिस इज इंस्पाइट 3 रिएक्शंस, इट इज अनस्टेबल। इसी तरह से अगर हम कॉन्करेंट ले लें, मैं इसको हटा करके एक और बनाता हूं, लेट मी डिलीट दिस, राइट, आई कैन मेक दिस डिलीट इट। तो अब इसके ना रिएक्शंस में हटा देता हूं। आफ्टर रिमूविंग दिस आई विल प्रोवाइड दी सम डिफरेंट काइंड ऑफ द रिएक्शन। देखो यहां तो मैंने लगा दिया हिंज और यहां पर लगा दिया रोलर, लेकिन ये रोलर वर्टिकल प्लेन की बजाय हॉरिजॉन्टल इस तरह से है, इसका प्लेन वर्टिकल है अदर देन हॉरिजॉन्टल, इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है। अब देखो रिएक्शन इज ऑलवेज डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, तो वर्टिकल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये R3 है, ये R2 है एंड दिस इज R1, राइट, R1 है। अब R1, R2, R3 आर पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट A, इसका मतलब ऑल 3 आर कंकरेंट। इफ ऑल 3 आर कंकरेंट ड्यू टू दिस लोड P, दिस विल रोटेट, ये नीचे आ जाएगा, मूव कर जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी में हम लार्ज डिफॉर्मेशंस चेक करते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशंस चेक करते हैं, बॉडी एज ए होल चेक करते हैं, उसका शेप डिस्टर्ब नहीं हो रहा है लेकिन पूरी बॉडी मूव कर जा रही है, या तो रोटेट होगी, एक्सियल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कंकरेंट होंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यहां पर ऑल रिएक्शंस आर कंकरेंट, राइट। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह का ये सर्कुलर फ्रेम होता, ये सर्कुलर प्लेन है और ये एक रोलर है, ये एक रोलर है, ये एक रोलर है और इसके ऊपर ट्रस बना हुआ है, राइट। ये इस तरह के ट्रस मेंबर्स हैं, ट्रस हो या और भी कोई हो सकता है, दीस आर द ट्रस मेंबर्स, लाइक दिस। अब आप देखिए यहां जो रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर, यहां जो रिएक्शन होगा ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, बट एट द एंड ऑल दीज रिएक्शंस विल ज्वाइन एट ए पॉइंट, क्योंकि ये सर्कुलर फ्रेम है तो सर्किल का हमेशा सेंटर पर ये पास करेगा। सो ऑल दीज रिएक्शंस विल पास थ्रू दी सेंटर, क्योंकि ये रेडियल होते हैं तो ये मूव कर जाएगा। एज सुन एज यू अप्लाई द लोड, दिस स्ट्रक्चर विल स्टार्ट मूविंग एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी। तो कंकरेंसी की जगह यहां पर होगा, वहां के अबाउट रोटेट कर जाएगा। इसलिए फिर से मैं बताता हूं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। 1, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 हो, लेकिन ये तीनों रिएक्शंस नॉन ट्राइवियल, नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट होना चाहिए। नॉन ट्राइवियल का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन शुड बी सफिशिएंट, इट शुड नॉट बी ए स्मॉल मैग्नीट्यूड, तो वीक स्टेबिलिटी देगा। अगर मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो वीक स्टेबिलिटी देगा, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज अनस्टेबल, इसलिए मैग्नीट्यूड उसका अच्छा होना, सफिशिएंट होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी की, ये तो था एक्सटर्नल। अब अगर इंटरनल स्टेबिलिटी की बात करना है, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी is basically nothing but related to its geometry। जो ट्रस की ज्योमेट्री होती है वो डिस्टर्ब ना हो, उसका शेप डिस्टर्ब ना हो। जब लोड लगाएंगे तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा, उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो डिफॉर्मेशन शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर उसकी लेंथ चेंज हो रही है या फिर रोटेशन आ रहा है पूरे किसी मेंबर में, तो वो इलास्टिक होना चाहिए, विद इन द इलास्टिक, बट लार्ज डिफॉर्मेशन, शेप चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल
stability. So structure is internally stable when no part of it moves with respect to other part. मैं आपको यहां पर बताता हूं, तो I can take it here कि मान लीजिए इस ट्रस को देखिए, ये देखिए, दिस ट्रस डज नॉट हैव इंक्लाइंड मेंबर्स और ये सभी पिन ज्वाइंटेड है। जैसे ही आप इस पे हॉरिजॉन्टल लोड लगाओगे तो ये मेंबर यहां पहुंच जाएगा, ये ज्वाइंट यहां पहुंच जाएगा और देयर विल बी सब्सटेंशियल हाइट डिफॉर्मेशन। पहले ये 90 डिग्री था, अब ये चेंज हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो दिस इज इंटरनली अनस्टेबल। देखो मूव नहीं कर रहा है, रिएक्शंस इसके अभी भी नॉन लीनियर, नॉन प्लेनर, नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट, नॉन ट्राइवियल है, तो एक्सटर्नली स्टेबल है लेकिन इंटरनली अनस्टेबल हो गया। तो ये इसका ज्योमेट्री चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम इस बीम को, इस ट्रस को देखें हॉरिजॉन्टल, राइट, ये है, ये भी है, ये भी हो गया। अब आप देखो यहां पर अगर आपने लोड लगाया तो ये इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, ये सभी के सभी। तो दिस इज अनस्टेबल, बीम का शेप चेंज हो गया। तो इंटरनल स्टेबिलिटी रिफर्स टू द चेंज इन द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। If due to application of load, permanent deformation occurs by loading and it results in change in shape, then it is called internal instability. Internal instability को prevent करने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए, इसका शेप चेंज ना हो, इसकी ज्योमेट्री चेंज ना हो, अगर इसको इंश्योर करना है, आप इसमें इंक्लाइंड मेंबर्स को ऐड कर दीजिए। अगर आप यहां पर इंक्लाइंड मेंबर एक भी लगा दें, अब देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो ये इंक्लाइंड मेंबर लोडिंग ले लेगा, इट विल रजिस्ट टू दी हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन। अब ये यहां नहीं आ पाएगा, ये मेंबर यहां नहीं जा पाएगा। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन जब भी होगा, जब भी ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होगा, जो उसका ट्रायंगुलर पोर्शन है, ब्रेसिंग जिसको कहते हैं, सपोर्ट जिसको कहते हैं, दिस विल प्रोवाइड दी स्टेबिलिटी, ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी। तो इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम किसी ट्रस के शेप को चेक कर सकते हैं, और सिंपल ट्रसेस में अगर उसकी रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है तो वो स्टेबल होगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ट्रस इंटरनली अनस्टेबल ना हो, एक उसका पोर्शन हो जाए। तो मैं आपको यहां पर जैसे दिखाता हूं, आप जरा इस ट्रस को देखिए। इस ट्रस में देयर आर टू पैनल्स, राइट, वन इज लेफ्ट साइड पैनल, अदर इज राइट साइड पैनल। लेफ्ट पैनल में रेक्टेंगुलर शेप है और राइट पैनल में ट्रायंगुलर शेप है, इस तरह से। और इसको आप ऐसे भी कर दीजिए, या नहीं करना हो तो एक ही ट्रायंगल रहने। आप देखेंगे कि लेफ्ट पोर्शन विल गेट दी अनस्टेबल, राइट पोर्शन इज स्टेबल। लेकिन एक भी पोर्शन अगर अनस्टेबल हो गया, देन ट्रस इज अनस्टेबल इंटरनली, उसका शेप तो चेंज हो ही गया, भले ही एक पोर्शन का चेंज हुआ हो। इसलिए नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, नो पार्ट ऑफ द ट्रस शुड अंडरगो चेंज इन द शेप, देन इट इज कॉल्ड इंटरनली स्टेबल। तो इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए बेस्ट तरीका है ट्रायंगुलेशन। तो इसका जो इंटरनल स्टेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो है ट्रायंगुलेशन। अगर ट्रायंगुलेशन फॉर्मेशन है तो वो सर्टेनली स्टेबल होगा, अगर सभी ट्रायंगुलर फॉर्मेशन इंटरनली हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंक्लाइंड मेंबर होगा वो उसको रोक देगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आपके जो मेंबर हैं उनमें से, जैसे यहां पर आप हिंज लगा दो और ये एक मेंबर है, ये एक और मेंबर है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। जब भी 3 हिंजेस रो में आएंगी तो ये अब ट्रायंगुलेशन नहीं रहा। हाँ, अगर इसको स्टेबल करना है तो एक मेंबर और आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनस्टेबिलिटी लोकल हो सकती है, या अनस्टेबिलिटी पूरे में हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकती है। इंटरनल अनस्टेबिलिटी को हम इस तरह से ट्रायंगुलेशन से चेक कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूं कि अनस्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब ट्रायंगुलेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी सफिशिएंट, और अगर नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी सफिशिएंट तो कितने मेंबर्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 3 मेंबर्स। कितने ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट,
राइट। अभी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की नहीं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि दो मेंबर्स ऐड करते जाते हैं और एक ज्वाइंट ऐड करते जाते हैं, फिर दो मेंबर्स ऐड करते हैं, फिर एक ज्वाइंट ऐड करते हैं, राइट। तो 3 नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब 3 मेंबर्स एंड 3 ज्वाइंट्स, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए बेसिक के लिए। उसके बाद फिर आपको चाहिए 2 मेंबर एक ज्वाइंट, 2 मेंबर एक ज्वाइंट। अब देखिए, अगर हम इसको इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए चेक करना चाहते हैं इस पूरे फ्रेम को, ट्रस को, तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होना जरूरी है आपको? कितने नंबर ऑफ मेंबर्स? पहले तो 3 चाहिए आपको, ये तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 3, तो ये हो गए 1 2 3, मतलब 1 2 3। फिर कितने नंबर? 4th 5th 6th 7th। तो नंबर ऑफ मेंबर्स 3 प्लस 4, टोटल कितने? 7। इतने मेंबर्स चाहिए। अब ये स्टेबल है इंटरनली। क्यों स्टेबल है? क्योंकि सभी ट्रायंगुलेशन है। ज्वाइंट्स जरा आप चेक करिए, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं? 5, राइट। एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट 5 है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 7 है। अगर आपको स्टेबल चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2j-3। अभी मैं आऊंगा 2j-3 कैसे आया। देखो ज्वाइंट कितने हैं आप बताइए? इसमें 5, 2 इंटू 5 -3 कितना हो गया? 5 इंटू 2 10 -3 7। तो नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 7। तो एज लॉन्ग एज हमने यहां पे देखा 7 है, इसलिए ये स्टेबल। 7 से अधिक होंगे तो भी स्टेबल रहेगा, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए? 7 चाहिए। तो इंटरनल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि एज लॉन्ग एज मेंबर्स आर ग्रेटर और इक्वल टू 2j-3 एंड नॉट ओनली दिस, एंड triangular shape of all the portions is maintained, it is internally stable। अब मैं आपको यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन करके भी, रिवर्स कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं। रिवर्स कैलकुलेशन में इस फॉर्मूला को आपने ध्यान रखा, अब मैं आपको इसी तरह से और दिखाता हूं। देखो, अगर जे ज्वाइंट है, अगर टोटल जे ज्वाइंट है, तो उनमें से 3 ज्वाइंट तो बेसिक चाहिए, जो बेसिक ट्रायंगुलेशन के लिए है। तो बाकी कितने बच गए? j-3 बच गए। जे टोटल थे, आउट ऑफ द जे 3 आर बेसिक, राइट। तो बाकी कितने बच गए? रिमेनिंग j-3 बच गए। अब j-3 ज्वाइंट हैं, तो कितने मेंबर होना चाहिए? मैंने बताया था कि ऐड 2 मेंबर एंड 1 ज्वाइंट। तो j-3 ज्वाइंट ऐड करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने ऐड करेंगे? ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 इंटू j-3। तो ये तो आपको ऐड करना है। और इनिशियली आपके पास कितने, बताइए, इनिशियली आपके पास कितने मेंबर थे और कितने ज्वाइंट थे, राइट। तो इतने मेंबर आपने किए और 3 मेंबर आपके पास पहले थे, ये 1 2 3, 3 ये थे, इतने मेंबर्स आपने और ऐड किए। तो अब आप मुझे बताइए m इज इक्वल टू, अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 + 2j-6, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 6 माइनस चला जाएगा, इट विल बिकम 2j-3। तो आ गया ना कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 2j-3। तो इसका मतलब है कि एज लॉन्ग एज मेंबर्स आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 2j-3 इट इज स्टेबल। सो इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम दिस। तो बहुत ही सिंपल है, आप फिर से एक बार समझ लीजिए। मिनिमम इनिशियली 3 मेंबर्स, तो 3 मेंबर्स एंड 3 ज्वाइंट्स आर इनिशियली अवेलेबल। अब रिमेनिंग ज्वाइंट कितने बच गए? j-3, राइट। j-3 ज्वाइंट्स विल रिक्वायर हाउ मेनी मेंबर्स? ट्वाइस ऑफ दैट, क्योंकि 2 मेंबर्स आर एडेड फॉर ईच ज्वाइंट। सो 2 इंटू j-3। इनिशियल कितने मेंबर्स थे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 3 + 2 इंटू j-3, टोटल कितने हो गए? m इज इक्वल टू 2j-3। तो अगर m इज इक्वल टू 2j-3 इट इज इंटरनली स्टेबल। तो एज लॉन्ग एज इट इज ग्रेटर देन 2j-3 और इक्वल टू 2j-3 इट इज स्टेबल। तो हम यहां पे कह सकते हैं 3 कंडीशन है। m लेस देन 2j-3, अगर m लेस देन 2j-3 है, where j is the number of joints, this is number of joints, right,
तो ये है अनस्टेबल, इट इज सिंपली अनस्टेबल, इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली अनस्टेबल है ये, इंटरनली अनस्टेबल। अगर m इज ग्रेटर और इक्वल टू 2j माइनस 3 देन इट इज इंटरनली स्टेबल। लेकिन इसमें एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन होना जरूरी है, तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगुलेशन नहीं अगर होगा और 2j माइनस 3 सेटिस्फाई है तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, यहां पर मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल बता देता हूं। आप देखिए इस केस को, देखिए जरा इस केस को आप जब देखोगे तो ये देखिए, दिस इज हिंज, दिस इज रोलर। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, एम कितने हैं यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये ज्वाइंट नहीं है तो 9 मेंबर्स हैं। अब ज्वाइंट्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ज्वाइंट 6 है, ठीक है। तो m अब इज इक्वल टू 2j माइनस 3 जगह आप चेक करिए, तो 2j माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 इंटू j इज हाउ मच, 6 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 इज 9। 9 मेंबर है, मतलब m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 इज सेटिस्फाइड। फिर भी ये अनस्टेबल है, जानते हैं क्यों, क्योंकि यह ट्रायंगुलेशन नहीं है यहां पे, तो ये पोर्शन अनस्टेबल है, ये पोर्शन स्टेबल क्या, ओवर स्टेबल है, इसको ओवर स्टिफ कहते हैं। अगर m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 तो ये स्टेबल एंड ओवर स्टिफ कहा जाता है किसी पोर्शन में भी। तो इतना पोर्शन तो ओवर स्टिफ है, जरूरत से ज्यादा एक मेंबर है, अगर यहां एक मेंबर कम भी कर दो तो भी स्टेबल रहेगा। हां, इस मेंबर को हटा करके और अगर आप यहां लगा दो और यहां से इसको हटा दो तो फिर ये पूरा का पूरा फ्रेम सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर ये ट्रायंगुलेशन में आ जाएगा और ये m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 वैलिड रहेगा। इसलिए m is equal to 2j minus 3 is essential. In addition to that, it is also essential it should satisfy the law of basic triangulation. तो ये एक सिंपल ट्रस एनालिसिस की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो इंटरनल स्टेबिलिटी में ये एक चीज और है, ट्रायंगुलेशन तो हो, ट्रायंगुलेशन में एक चीज और भी ध्यान रखना है कि देयर शुड बी सफिशिएंट काइंड ऑफ द ट्रायंगुलेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल में आप ये देखोगे कि जस्ट मिनट, इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रायंगुलेशन होने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी बहुत वीक है, राइट। ये हिंज है, ये हिंज है, दिस इज हिंज, दिस इज हिंज, दिस इज हिंज, एंड ऑल्सो वी कैन टेक सम काइंड ऑफ the members like this and member like this। आप यहां पर जरा देखिए, 1 2, अब इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट टू नंबर ऑफ, अगर ये अल्फा बहुत छोटा है, इफ द अल्फा इज वेरी स्मॉल, दिस अल्फा हॉरिजॉन्टल से, दिस इज अल्फा, इफ दिस अल्फा इज स्मॉल, कम है, तो ये स्टेबिलिटी वीक है। अगर अल्फा सफिशिएंट होगा तो स्टेबल होगा, अगर ये अल्फा 0 हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, फिर ये पार्ट कोलैप्स कर जाएगा, राइट। अगर इस तरह से ये हिंज है, यहां हिंज है, यहां भी हिंज है, भले ये वर्टिकल मेंबर्स हैं और यहां पर इस तरह से लोडिंग भी, ये भी मेंबर्स हों, तो भी ये पोर्शन कोलैप्स हो जाएगा, ये इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन यहां पर इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा, अगर यहां लोड लगाएंगे तो कुछ लोड तो ले लेगा लेकिन ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा। बट इफ द अल्फा वैल्यू इज ग्रेटर, हाई, तो ये सफिशिएंट। आप यहां पर देखो, m को चेक करते हैं हम, तो 1 राइट, 2 3 4 5 6 7, तो m यहां पर 7 है। अब j जरा चेक करिए, 1 2 3 4 5, j 5 है, तो 2j माइनस 3 कितना हो गया, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 5, 10 माइनस 3 7। आप देखिए m इज 7 एंड दैट इज करेक्ट। इसका मतलब m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 इज सेटिस्फाइड, यस। फिर भी अगर ये ट्राइंगल है तो स्टेबल है, अगर ये ट्राइंगल नहीं है तो ये स्टेबल नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया। मैंने बताया था
कि टू कोलिनियर मेंबर्स शुड नॉट बी ज्वाइंटेड टू फॉर्म द ट्रस। अगर दोनों कोलिनियर मेंबर इसको और इसको फॉर्म करके ये ज्वाइंट बना रहे हैं कोलिनियर मेंबर को, तो फिर ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये स्टेबल नहीं होगा। इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, ये स्टेबल नहीं है। इसमें ट्राइंगुलेशन है, ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर ट्राइंगल का अल्फा कम होगा, एंगल कम होगा, तो वीक स्टेबिलिटी होगी। एंगल ज्यादा होता जाएगा तो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आएगी। वीक स्टेबिलिटी मैंने बताया था ना, नॉन ट्राइवियल। तो जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन बढ़ेगा, एंड दैट इज वाई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि इंटरनल स्टेबिलिटी इज विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब हमने दो तरह की स्टेबिलिटीज की बात की है, एक बात की है इंटरनल की और एक बात की है एक्सटर्नल की। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या है? ओवरऑल स्टेबिलिटी, ओवरऑल तो मतलब इंटरनली भी स्टेबल हो, एक्सटर्नली भी स्टेबल हो। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मतलब नो मूवमेंट ऑफ द ट्रस एज ए होल। इसका मतलब रिएक्शन से मतलब है यहां पर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन से। 3 मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस ऑन दोज 3 वुड बी नॉन ट्राइवियल, नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल। इंटरनल का मतलब है ज्योमेट्री से, शेप से। शेप का मतलब है कि नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 2j-3 एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस शुड बी ट्रायंगुलर, राइट। तो अगर ये चीज है तो इंटरनली भी स्टेबल है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए आपको देखना है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अगर ये दोनों हैं तो ओवरऑल स्टेबल है। इफ दिस इज, अब मैं आपको यहां पर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं कि इफ दिस इज, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके मैं लिखता हूं फिर से, जस्ट ए मिनट। इसको मतलब कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आप चेक करोगे प्लस इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करोगे, स्टेबिलिटी, यहां भी स्टेबिलिटी, और इसको फिर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी में चेक करेंगे। तो अगर एक्सटर्नल स्टेबल है, इंटरनल स्टेबल है, तो ओवरऑल स्टेबल होगा ही होगा। दूसरा, अगर एक्सटर्नल स्टेबल है, इंटरनल अनस्टेबल है, तो व्हाट अबाउट द ओवरऑल? मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। मैं आपको यह एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये अनस्टेबल है लेकिन इंटरनल स्टेबल है, तो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी। अब 3 केसेस है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सटर्नली स्टेबल, इंटरनली स्टेबल, 100% ओवरऑल स्टेबल, राइट। तो दिस इज ओवरऑल स्टेबल। अगर एक्सटर्नली स्टेबल मतलब कि रिएक्शंस मूव नहीं करा रहा है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर मूव नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनली अनस्टेबल है कि नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस, उसको डेफिशिएंट कहते हैं। अगर m इज लेस देन 2j-3, अगर m लेस देन 2j-3 है तो अनस्टेबल इंटरनली, और इसी को डेफिशिएंट बोलता जाता है। डेफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स आर इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट है। तो अगर मेंबर्स इनसफिशिएंट है तो स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब स्टेबल होगा? अगर यहां पर एक्स्ट्रा हो, मतलब प्लस हो, ये जितनी 3 रिएक्शन की जरूरत थी यहां 3 से ज्यादा हो, और यहां जितने मेंबर की जरूरत थी वहां उससे एक कम है, यहां एक रिएक्शन ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, राइट। कंपलसरी नहीं है, कर सकते हैं, मैं बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थर्ड केस कहता है कि एक्सटर्नली अनस्टेबल है, मतलब कि या तो सभी रिएक्शन पैरेलल है, या सभी कंकरेंट है, या फिर नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 से कम है, तो एक्सटर्नल तो वो अनस्टेबल है। फिर इंटरनली चाहे कितना भी स्टेबल हो, स्ट्रक्चर है ये होल तो मूव करेगा ही करेगा, भले ही इंटरनल ओवर स्टेप बना रहे। तो ऐसी केस में ओवरऑल अनस्टेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है कि इफ ए ट्रस इज एक्सटर्नली स्टेबल and internally unstable, externally stable and internally unstable, then the truss may be stable or unstable, तो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर वो कहता है externally unstable, internally stable, then it will be always unstable। इसका मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होना कंपलसरी है। बस ये इसका कंक्लूजन है। ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होना कंपलसरी है। इंटरनली हो सकता है, ना भी हो, एक अगर मेंबर कम है तो हो सकता है कॉम्पनसेट रिएक्शन कर दे। अब मैं आपको यहां का कॉम्पनसेट दिखाता हूं कि कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये ट्रस है,
अगर इसमें एक मेंबर कम है, हॉरिजॉन्टल मेंबर इसमें नहीं है, दो हैं, इसका मतलब कि ये अनस्टेबल है इंटरनली। लेकिन अगर हम इसको दोनों को हिंज कर दें, राइट, दोनों को हिंज कर दें, अब आप देखिए हिंज करने से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शंस 4 है, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 4 एंड मिनिमम रिक्वायर्ड आर 3। तो एक रिएक्शन यहां एक्स्ट्रा है, एक मेंबर कम है, एक रिएक्शन एक्स्ट्रा है, फिर भी ये ओवरऑल स्टेबल हो गया। अगर आप इसमें लोड लगाओगे ये ले लेगा, वर्टिकल लोड लगाओगे ये ले लेगा, राइट, इसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 3 + 1, 3 तो मिनिमम चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा है। नंबर ऑफ मेंबर्स आर हियर 2 विच इज 3 - 1, और ये जो -1 यहां है और ये यहां 1+ है, इसलिए ये एक्सटर्नल रिएक्शन इंटरनल स्टेबिलिटी में हेल्प कर रहा है। तो यहां पर तो ये हो गया, तो मतलब इंटरनली अनस्टेबल है, इंटरनली अनस्टेबल, एक्सटर्नली स्टेबल एंड ओवर स्टिफ, स्टेबल एंड ओवर स्टिफ। ओवर स्टिफ वर्ड हम तब यूज करते हैं जब जरूरत से ज्यादा रिएक्शन हो, 3 की बजाय 4 है। तो ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल स्टेबल है, यहां पर ये ओवरऑल स्टेबल है। ये एक्स्ट्रा एक एक्सटर्नल रिएक्शन इंटरनल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, तो ये ओवरऑल स्टेबल है। लेकिन अब मैं इसी का एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अब आप इसको चेक करिए, देखो ये हिंज है, सॉरी इसको रोलर ले लेते हैं, दिस इज रोलर एंड दिस इज ऑल्सो रोलर। ये हिंज है, ये हिंज है, ये हिंज है, ये हिंज है, ये भी हिंज है। आप चाहो तो एक और रोलर ले लो, डजंट मैटर, 3 रोलर। ऑल 3 रिएक्शंस आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो एक्सटर्नल क्या है, अनस्टेबल, एक्सटर्नल इज अनस्टेबल। एंड व्हाट अबाउट द इंटरनल, ये हिंज है, नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर कितने हैं, काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है। ज्वाइंट कितने हैं, 3 + 3, 1 2 3 4 5 6। तो m = यहां पर जब 2j - 3 करिए, व्हाट इज 2j - 3, 2j - 3 इज 2 × 6 - 3, इट इज 9। तो इट मींस m इज ग्रेटर देन 2j - 3। अगर m इज ग्रेटर देन 2j - 3 एंड ऑल दीज पोर्शंस हैव ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, तो m ग्रेटर देन 2j - 3 है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, तो इंटरनली स्टेबल है एंड ओवर स्टिफ है, राइट, इंटरनली स्टेबल है एंड ओवर स्टिफ है, राइट। अब अगर हम एक इसको हटा भी दें, एक को अगर हम हटा भी दें इसको, तो भी एक्सटर्नली अनस्टेबल है, वैसे भी अनस्टेबल था पैरेलल की वजह से। अब यहां पर रिएक्शंस 3 से कम है, रिएक्शंस अब कितने बच गए, 2, जबकि होना चाहिए थे 3। 3 कैसे होना चाहिए थे, नॉन पैरेलल, नॉन कंकरेंट एंड नॉन ट्राइवियल। तो यहां पर आप देखोगे कि एक्सटर्नल अनस्टेबल, इंटरनल स्टेबल। तो ओवरऑल क्या है, आप बताइए, ओवरऑल है अनस्टेबल। क्यों ओवरऑल अनस्टेबल है, क्योंकि भले ही 2 हो या 3 रिएक्शन हो, अगर ये सभी पैरेलल हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो होगा ही होगा एज सुन एज यू अप्लाई दी 2D लोडिंग, क्योंकि 2 डायमेंशनल लोडिंग की बात कर रहे हैं हम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में 2D लोडिंग। तो अगर ये 2 डायमेंशनल प्लेन स्ट्रक्चर है, 2D लोडिंग अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाएगा। ड्यू टू दैट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इट इज एक्सटर्नली अनस्टेबल। तो इंटरनली चाहे ओवर स्टिफ हो चाहे स्टेबल हो, जब तक कि एक्सटर्नली स्टेबल नहीं होगा, ट्रस ओवरऑल स्टेबल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कंपलसरी है। मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई थी, फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर इंटरनली भी स्टेबल है, एक्सटर्नली भी स्टेबल है, तो कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं, ओवरऑल स्टेबल है। लेकिन अगर एक्सटर्नल स्टेबल है, राइट, लेकिन इंटरनल अनस्टेबल है, तो ओवरऑल स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो इंटरनल मेंबर को वो हेल्प कर रहा है कि नहीं।
जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था। तीसरा हो गया कि इंटरनली तो स्टेबल है, एक्स्ट्रा मेंबर भी है, जरूरत से ज्यादा भी है, लेकिन एक्सटर्नली अनस्टेबल है, तो ओवरऑल अनस्टेबल रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल अनस्टेबिलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जरूरी है। अब हम जरा दो चीजों को देख लेते हैं। एक्सटर्नल रिएक्शंस आर 3 और लेस देन 3, राइट। तो हम इन तीनों रिएक्शंस को निकाल सकते हैं कैसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन से। सो 3 और लेस देन 3 वी कैन फाइंड बाय 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। बताइए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। हमने बहुत अपने एक प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस 0। तो हम इन तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज नंबर ऑफ द सपोर्ट रिएक्शंस आर 3 और लेस देन 3, वी कैन फाइंड ऑल द रिएक्शंस। If we can find all the reactions, it is called determinate, externally determinate. So if number of reactions are less than or equal to 3, it is externally determinate. इसका मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ये एक्सटर्नल रिएक्शन है, एक्सटर्नल रिएक्शंस, राइट। इसका मतलब यह है if RE external reaction is greater than 3, it will be called externally indeterminate. हमारे पास इक्वेशन तो 3 ही है, ये 3 1 2 3 रिएक्शन 3 से अधिक हो जाएंगे, कैसे निकालोगे। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस आप नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको रिएक्शंस की मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन 3, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3 से अधिक रिएक्शन है तो हम उसको एक्सटर्नल इंडिटरमिनेट कहेंगे। व्हाट वी विल से, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेट कहेंगे। सो इफ नंबर ऑफ रिएक्शंस इज ग्रेटर देन 3, इट इज एक्सटर्नल इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट को ओवर स्टिफ भी कहा जाता है, ओवर स्टिफ, एक्सटर्नल ओवर स्टिफ। रिएक्शंस जरूरत से ज्यादा हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालना थोड़ा टफ होगा, राइट। तो नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, उसके लिए फिर कंपैटिबिलिटी कंडीशंस यूज करना पड़ेगा, कुछ फोर्स मेथड या स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करना पड़ेगा, वो अलग विषय है। तो मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पोर्शन में वो पार्ट नहीं है, राइट। तो आर इज ग्रेटर देन 3। अब हम यहीं पर ये बात करते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। मैं आपको बता रहा हूं डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आप बता सकते हैं एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा। यस, अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 से अधिक हैं तो RE-3 कर दीजिए, आपको डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी मिल जाएगा। RE क्या है, एक्सटर्नल नंबर ऑफ रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शंस नंबर टोटल, राइट, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो यह है डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। इसी तरह से इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, हम इंटरनल इंडिटरमिनेसी को भी देख लेते हैं। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी देखो, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2j-3 तो ये डिटरमिनेट है। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 2j-3 तो ओवर स्टेप है, मतलब इंडिटरमिनेट है। सो m -2j-3 एज लॉन्ग एज m इज इक्वल टू 2j-3 ये डिटरमिनेट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकली स्टेबल भी है। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनल विल बी m -2j-3। व्हाट इज m, नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, नंबर ऑफ मेंबर्स। व्हाट इज j, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अब देखो, अगर DSI is equal to 0, if it is equal to 0, this is called internally determinate, right. अगर this is greater than 0, it is called internally redundant,
रिडंडेंट भी कहते हैं, रिडंडेंट, और ओवर स्टिफ भी कहते हैं, ओवर स्टिफ, और इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं इसको। ये इनडिटर्मिनेट वर्ड इज कॉमनली यूज, इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इंटरनली इसका जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे वो कितने होंगे, सॉरी DSI विल बी ग्रेटर देन 0। अब आप यहां पर एक चीज देखो, अगर मान लीजिए DSI नेगेटिव हो जाता तो क्या होता। अगर ये नेगेटिव है मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन 2j-3, अगर m आर लेस देन 2j-3 तो ये हो गया अनस्टेबल। तो दिस इज अनस्टेबल, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इंटरनली। इंटरनली वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरनल के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी निकाल सकते हैं। तो हम ना ओवरऑल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी भी निकाल सकते हैं, राइट। लेट अस check the overall degree of indeterminacy. I can find the overall degree of indeterminacy also here. What is overall या फिर static, total static indeterminacy, बहुत ही सिंपल है, इसको हम DS कह देते हैं। आप ऐड कर दीजिए DSE प्लस DSI, मतलब एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी। अब आपको फॉर्मूला याद है, ये कितना था, RE-3, प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और ये कितना था, दिस वाज M-2j-3, M-2j-3, M-2j-3 वो था। आप इनको जरा सॉल्व करिए, RE-3 प्लस M-2j और माइनस माइनस विल बिकम +3, तो 3 तो ये कैंसिल हो गया, राइट। M-2j-3 ये ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर हम इसको करें तो और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, M प्लस RE-2j, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ indeterminacy in truss. This formula is final formula, degree of static indeterminacy, हम इस फॉर्मूले को याद रख लें। M is total number of members, R is total number of external reactions, J is total number of joints. As long as DS is 0, इट इज डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब है कि जब ये ट्रस डिटर्मिनेट होगा, DS 0 होगा, वी कैन फाइंड ऑल दी फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशंस। लेकिन अगर DS ग्रेटर देन 0 होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर 1 आ गया तो 1 डिग्री, रिजल्टेंट 2 आ गया तो 2 डिग्री, अगर जितनी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी बढ़ती जाएगी उतना इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता जाएगा। फिर हम सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हम फाइनली उस जगह आ गए जहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे एनालाइज करें। तो एनालिसिस ऑफ ट्रस करना है अगर आपको, एनालिसिस ऑफ ट्रस करना है अगर आपको, तो एनालिसिस करने के लिए आपको स्टेप नंबर 1 ये है कि चेक DS। क्या फॉर्मूला है चेक DS? फॉर्मूला है M प्लस RE-2j। इफ DS is 0, this is determinate, truss is determinate, right, and stable also, right। अगर DS is less than 0, इट इज अनस्टेबल, सिंपली अनस्टेबल बोलेंगे इसको। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ट्रस इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ट्रसेस आर स्टेबल, कोई प्रॉब्लम। नंबर ऑफ मेंबर जरूरत से ज्यादा है, ये नंबर ऑफ रिएक्शंस जरूरत से ज्यादा है, तो स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा, इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल, राइट। तो स्टेबिलिटी में हमें DS चेक कर सकते हैं, ट्रायंगुलर लॉ फॉर्म हो और DS चेक कर दीजिए। तो अब देखो ये तो किसी काम के है नहीं, इसका एनालिसिस, ये अगर अनस्टेबल है तो लोड अप्लाई करेंगे तो दिस
काइंड ऑफ ट्रस विल नॉट बी एबल टू टेक द लोड, ये तो कोलैप्स कर जाएगा. सो दीज आर ऑफ नो यूज. नाउ वी कैन हैव द टू टाइप ऑफ द ट्रसेस टू एनालाइज. वन इज दिस and other is this, either which is stable and determinate or it is stable and indeterminate. अब जितना इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हाई होगी 1 2 3 4 उतना एनालिसिस डिफिकल्ट और लेंदी होता जाएगा. ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यहां से सवाल आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं आएगा क्योंकि दिस इज क्वाइट टाइम टेकिंग एंड लेंदी एनालिसिस. बट सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर एनालिसिस में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, 1 डिग्री इंडिटरमिनेसी की क्वेश्चंस आते हैं और इसको फोर्स मेथड या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या रिडंडेंट एनालिसिस करना पड़ता है हमें. तो अभी हमें इसको करना है. तो अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो स्टेप मैंने 1 बताया था कि पहले आप ये चेक कर लीजिए. अब देखो, अगर इफ ds 0 आ गया देन there are 3 common methods to find the forces in the members. 3 common methods. 3 में common methods में से एक है method of joint, method of joints या joint. दूसरा है method of section, right? method of section. और तीसरा है graphical method, right? graphical method. तो हम इजिली इसको यूज कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये दोनों यूज होते हैं. अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो सीधे मेथड ऑफ सेक्शन को लगा करके किसी एक मेंबर में फोर्स निकालना है तो मेथड ऑफ सेक्शन से निकाल सकते हैं. हम इसको देखेंगे और मेथड ऑफ ज्वाइंट भी देखेंगे. तो मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं. ग्राफिकल मेथड इज नॉट गुड फॉर द एग्जाम पर्पज एंड ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो ऑब्जेक्टिव में आप यहां से निकालेंगे. ऑब्जेक्टिव में एक और क्वेश्चन आता है कि कभी कभी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिच कैरी 0 फोर्सेस. तो उस पर अभी आएंगे, लेकिन यहां पर मेथड ऑफ ज्वाइंट या मेथड ऑफ सेक्शन कर सकते हैं. व्हाट अबाउट इफ द ds इज नॉट 0? तो ये तो कंडीशन थी अगर ds 0 है. अगर ds 0 नहीं है तो बॉयज, अगर ds 0 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर हमें यहां पर ds अगर 0 नहीं है तो दैट इज द समथिंग वेयर वी हैव टू एनालाइज. तो इफ ds is greater than 0 मतलब redundant truss. इस तरह की ट्रसेस सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन से नहीं हो पाएंगे, एनालाइज नहीं हो पाएंगे. और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा कंपैटिबिलिटी कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी तो फिर मेंबर की प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज, जैसे इसका एरिया क्या है, इसका यंग्स मॉडुलस क्या है, ये सब जरूरत पड़ेगी. लेकिन अगर ds 0 है तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस काफी है और इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम यूज करके खाली फोर्स निकालेंगे. वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया विल नॉट बी रिक्वायर्ड. लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जरूरत पड़ेगी. मतलब आपको एरिया दिया होना चाहिए, आपको यंग्स मॉडुलस दिया होना चाहिए. इसको a इंटू ई, नॉर्मली इसको हम रिजिडिटी कहते हैं, तो रिजिडिटी हमें पता होना चाहिए, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, राइट. तो यहां पर मेथड्स क्या हैं? यहां पर अगर आप देखोगे तो हम देख सकते हैं, यहां पर एक है फोर्स मेथड और दूसरा है स्टिफनेस मेथड और तीसरा है यहां पर ग्राफिकल मेथड. राइट. यहां पर मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन काम नहीं करेगा, वो सिर्फ डिटर्मिनेट के लिए है, ग्राफिकल मेथड. राइट. अब फोर्स मेथड को नॉर्मली इसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहा जाता है. फोर्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और इसी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को हम वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये सब इसी के नाम है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और इट इज ऑल्सो नोन एज दिस. तो फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, इसी को यूनिट लोड मेथड कहते हैं. ये सब इसके नाम है, कॉन्सेप्ट फोर्स का ही है. और मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये बियॉन्ड द सिलेबस है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस नहीं आते. और जो स्टिफनेस मेथड है इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड, राइट. इसी डिस्प्लेसमेंट मेथड को
बोला जाता है इक्विलिब्रियम मेथड। दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम मेथड। इक्विलिब्रियम, PRIUM, राइट। तो अब समरी आप देखिए, ट्रसेस को हम कहां यूज कर सकते हैं? रूफ, वी कैन यूज इन द ब्रिज, वी कैन यूज इन द पावर पाइलॉन्स एंड ऑल्सो इन द क्रेन्स। फिर उसके टाइप क्या है? क्लासिफिकेशन में मैंने बताया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिर डिफरेंट नेम के अकॉर्डिंग प्रैट ट्रस, होप ट्रस, वारिन ट्रस, सीजर ट्रस एंड सो ऑन। देन वी कम इनटू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हमने देख लिया। फिर ट्रस की स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी। फिर इनडिटर्मिनेसी, इंटरनल एक्सटर्नल ऐड कर दो तो ओवरऑल ट्रस की स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अगर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 है तो इसको कहेंगे डिटर्मिनेट, अगर ग्रेटर देन 0 है तो कहेंगे इनडिटर्मिनेट या रिडंडेंट या ओवर स्टिफ। और अगर ओवर स्टिफ है तो ये मेथड है, फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और यूनिट लोड मेथड एक ही चीज है। स्टिफनेस, डिस्प्लेसमेंट और इक्विलिब्रियम एक ही चीज है, और ये ग्राफिकल। और अगर ये डिटर्मिनेट होता तो सिंपली मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल मेथड। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो सिर्फ सिंपल ट्रस, डिटर्मिनेट एंड स्टेबल, मतलब DS0 और सिंपल ट्रस, और उसमें मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन लगा करके आप फोर्स निकाल लीजिए। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड हाउ टू फाइंड द फोर्स, zero forces in all members we can see in the next lecture. So I hope this lecture you will like and you will be able to learn a lot from here. If you like this, please comment on the box. पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं ला पाया, reason was I was engaged in framing and designing the work of the MadeEasy Prime. तो MadeEasy Prime आपने देखा है, online e-learning platform has been developed by the MadeEasy, and we hope that we will give you the quality courses and our efforts will be seamless courses and a very useful in-depth discussion, concept through questions which I have framed, that is basically a unique concept कि questions के through आप concept कैसे सीख सकते हो। मैंने आपने 2 वीडियोज अपलोड किए हैं MadeEasy यूट्यूब में, और वो वीडियो नंबर 4 और 5 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जहां पर मैंने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस के थ्रू कैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखा जा सकता है। वो एक तरह का आइडिया है कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस हम कैसे जाएंगे। जो लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस में एडमिशन लेंगे, दे विल रिवाइज देयर एंटायर सिलेबस, दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर सिलेबस ग्रेजुअली, एंड ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज विल बी कवर्ड विच आर टेक्निकल, मैथ एंड रीजनिंग। जीएस क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन से करना डिफिकल्ट है, तो जनरल स्टडीज के लिए हम लोग सेपरेट कोर्सेज लॉन्च करेंगे एंड दैट विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज देयर विल बी कोर्सेज फॉर SSC, JEE, banking examination and the other related exams, and of course civil services exam courses will be available powered by the Next IAS, right? So if you find this video useful, please do comment, like and share and subscribe this channel, and stay tuned, stay safe at home. Thank you very much. Jai Hind.